हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर फर्स्ट का वन शॉट वीडियो मैंने अपने तरीके से बनाया है। आपको जैसा भी अच्छा लगे बताना ज़रूर कमेंट में, ठीक है। हमने चैप्टर फर्स्ट में जो जो टॉपिक पढ़े थे उन सब की एक समरी बनाई है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था आवेश के बारे में। विद्युत आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। जब हमने देखा कि आवेश दो प्रकार का, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब पॉजिटिव आवेश पास रखे हों तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जब नेगेटिव आवेश रखे हों वो भी प्रतिकर्षित करते हैं, और जब दोनों विपरीत प्रकृति के हों तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि अच्छा बाद में बताएंगे क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं आवेशन की विधियाँ। फिर हम आवेशन की विधियाँ मतलब आवेश के बारे में आपको इंट्रोडक्शन मिल गया कि आवेश क्या होता है, और आवेश को उत्पन्न कैसे किया करें। किसी वस्तु को जब आवेशित करें तो किस टाइप से कर सकते हैं। तो हमने तीन टाइप से देखा। एक तो नंबर एक, घर्षण द्वारा। दो वस्तुओं को आपस में रगड़े तो एक वस्तु पर आप धनात्मक प्रकृति का, एक वस्तु पर ऋणात्मक प्रकृति का आवेश आ जाता है। जैसे हमने कांच की छड़ ली और उसके ऊपर एक रेशम का कपड़ा रगड़ा, ठीक है। एक तरफ हमने कांच की छड़ ली और दूसरी तरफ रेशम का कपड़ा, दोनों को आपस में रब किया, उसको घर्षण करवाया। तो पहले तो दोनों ही क्या थे, उदासीन था। इसका मतलब दोनों में ही आवेश बराबर था। कांच की छड़ में देखा जाए तो उतना ही धनावेश उतना ही ऋणावेश था। ऐसे ही रेशम के कपड़े में था। जैसे ही हमने उसको आपस में रब किया, दोनों को घर्षण रगड़ा एक दूसरे के ऊपर, तब हमने देखा कांच की छड़ तो धनात्मक हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। अब ये वस्तु धनात्मक और ऋणात्मक किस प्रकार से हुई, यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है कि किसी वस्तु को के आवेशन के लिए उत्तरदायी जो एलिमेंट है वो कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन दोबारा सुन लो। वस्तु के आवेशन के लिए अब खालिस्तान भी आ सकता है या अवैध में भी आ सकते हैं। वस्तु के आवेशन के लिए उत्तरदायी है, यानी सबसे जो जरूरी महत्वपूर्ण तत्व है वो कौन सा है। नंबर ए ऑप्शन है प्रोटॉन, और बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, सी है न्यूट्रॉन, और डी है इनमें से कोई नहीं, या फोटोन मान लो, कुछ भी, ठीक है। तो आवेशन के लिए जब हमने देखा ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इस प्रकार। तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो उदासीन है और प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक आवेशित। जब दो वस्तुओं का आपस में इस प्रकार घर्षण करवाएंगे तो एक दूसरे के जो बाह्य कक्ष हैं, ठीक है, ये कक्ष ये क्या करेंगे, एक दूसरे की इफेक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ इसमें जाएगा एक, तो यहाँ क्या हो गई, मान लो इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से इधर, एक तत्व से दूसरे, जैसे कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को हमने रगड़ा था, तो ये मान लो कांच की छड़ का परमाणु उसमें है, कांच की छड़, और इधर मान लो रेशम का कपड़ा, ठीक है। तो कांच की छड़ पे हमने देखा धनात्मक आवेश आ गया और रेशम की छड़ उतने ही ऋणात्मक आवेशित हो जाती है, ठीक है। तो ये धनात्मक आवेश है, इसका मतलब यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी धनात्मक आवेशित वस्तु क्या प्रदर्शित करती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी को। और जो ऋणात्मक आवेशित वस्तु है उसमें क्या प्रदर्शित होता है कि इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक है। यानी सबसे जो मेन फैक्टर है वो आवेशन का कौन है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ठीक है। तो यहाँ से सबसे जो सुटेबल आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, कह सकते हैं हम, स्थानांतरण, ठीक है। ना तो प्रोटॉन इसमें उत्तरदायी है ना न्यूट्रॉन। तो सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट डालता है, यानी वस्तु के आवेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी तत्व कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे तब आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है। यानी अगर किसी इलेक्ट्रॉन में किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, कमी के लिए इसका मतलब वो धनात्मक आवेशित है, और ऋणात्मक आवेशित है इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता,
ठीक है। फिर हमने पढ़ा था चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन पढ़ा हमने, ठीक है। चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन में हमने देखा कि एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में यानी उसके कांटेक्ट में हम लेके आए कोई आवेशित वस्तु, तो हमने देखा कि वो उसी प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाती है। जो यानी धनात्मक वस्तु के संपर्क में लेके आएंगे तो वो वस्तु धनात्मक हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने कहा प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण यानी अब आपको कांटेक्ट नहीं करना है, विदाउट कांटेक्ट, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं विद कांटेक्ट, विद कांटेक्ट, और ये कह सकते हैं विदाउट कांटेक्ट, कांटेक्ट, ठीक है। विदाउट कांटेक्ट हम कोई धनावेशित वस्तु है, ऐसे इस प्रकार हमने डायग्राम बनाया था और किसी अनावेशित वस्तु के पास लेके आए थे, तो अनावेशित वस्तु में धनात्मक आवेश होगा वो इससे दूर हट जाएगा और जो ऋणात्मक आवेश होगा वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। फिर हमने इसको भूसंपर्कित कर दिया और इस तार को जब हटाया तो ये पूरी वस्तु हमें ऋणात्मक आवेशित मिली, ठीक है। यानी इन दोनों में अंतर क्या है, इससे तो हम समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न करेंगे और इसमें विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करेंगे, ठीक है। फिर हमने पढ़े आवेश के गुण, योज्यता, योज्यता का मतलब आवेशों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। जैसे किसी निकाय में मान लो +2Q आवेश है, यहाँ रखा है -3Q, एक में +5Q, तो किसी ने पूछा इसका टोटल आवेश कितना है, यानी इन सभी आवेशों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो +2Q -3Q और +5Q, ठीक है, कितना हो गया -Q + 5Q, कितना, ये हो गया 4Q, यानी टोटल आवेश कितना है इस पर 4Q, ठीक है। फिर हमने पढ़ा आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है बोर्ड क्लास के लिए, इस पे सवाल आ सकते हैं या कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इस पर, ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है कि जब आप किसी वस्तु को आवेश दे रहे हो तो कंटिन्यूअस नहीं दे सकते, ठीक है, एक छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में देंगे। कैसे कंटिन्यूअस का मतलब, ऐसे नहीं कि आप उसे आवेश दे रहे हो, जैसे इसको 1 कूलम आवेश दिया, ठीक है, 1.5 दे दिया, 2.5, 3, 2.6, 2.7 ऐसे दे दिया, ऐसे नहीं दे सकते। किसी पूर्ण संख्या में ही आवेश दे सकते हैं। तो वह छोटे से छोटा मान जो किसी आप वस्तु को दे सकते हो आवेश का, वह छोटे से छोटा मान जो किसी वस्तु को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो छोटे से छोटा मान हो सकता है ई, और इस ई को हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटा, आवेश का क्वांटा, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी वस्तु को दिया जाने वाला आवेश, कुल आवेश लिखें तो कुल आवेश को हम ऐसे लिख सकते हैं कि छोटे से छोटा तो ई दे सकते हैं, और ज़्यादा देना चाहे तो 2E, 3E, 4E, ऐसे ही हमने एक व्यापक समीकरण बना लिया Q = NE, जहाँ N की वैल्यू क्या होगी, कोई पूर्ण संख्या, जैसे 1, 2, 3 से लेके, ठीक है। तो इस पर आपके सवाल आ सकते हैं। सवाल कैसे आ सकता है, 1 कूलम वस्तु को आवेश, किसी वस्तु को 1 कूलम आवेश दिया जाए तो उस पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1 कूलम आवेश दे दिया, ठीक है, 1 कूलम आवेश देने पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछिए, संख्या के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे N = Q/E, ठीक है। Q की वैल्यू रखी 1 और 1/E, E की वैल्यू रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19, तो इसको तो याद कर लो, ये तो याद हो जाएगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण का मतलब है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे हमने देखा था कांच की छड़ वाला, कांच की छड़ पर हमने रेशम के कपड़े को रगड़ा, तो कांच की छड़ पर जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, जिससे धनावेश आ गया, वो उतने इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, रेशम के कपड़े पर, जिससे वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा था विद्युत आवेश के बारे में।
अब ये देखेंगे कि यहाँ से किस टाइप के पर्सन बन सकते हैं। यहाँ से कोई बड़ा पर्सन नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ से छोटे छोटे पर्सन बन सकते हैं। जैसे सबसे पहला पर्सन देखें तो घर्षण द्वारा आवेशन में हम किस टाइप का आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, या आवेश कितने प्रकार के हो सकते हैं। आवेश, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से FIL यानी फिल इन द ब्लैंक्स, FIB वाले शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, एक एक नंबर के, आधे आधे नंबर के। और जो न्यूमेरिकल आ सकता है वो इस टॉपिक से आ सकता है। और बाकी सारे टॉपिक आपके रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रटोग, इसमें रटने वाला कुछ ऐसा है नहीं, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रखा है आवेश के बारे में, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आवेश को जोड़ेंगे तो किस प्रकार से जोड़ेंगे। एक क्वेश्चन, मान लो छोटा क्वेश्चन यहाँ से आ जाए कि किसी वस्तु की आवेश पर स्पीड का क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमने यहाँ से पढ़ा था निश्चरता वाला। अच्छा, निश्चरता रह गया क्या, आवेश की निश्चरता। निश्चरता में हमने पढ़ा था कि गतिक अवस्था में वस्तु का आवेश और विराम अवस्था में आवेश का मान क्या रहता है, बराबर। यहाँ से हमने एक संबंध पढ़ा था, Q गतिक इक्वल टू Q स्थिर अवस्था में, ठीक है। यानी स्पीड कितनी भी हो, ऐसे नहीं है आवेश जब वो चलेगा, जब वो भागेगा तो आवेश उससे झड़ के नीचे गिरेंगे, ठीक है। उतने ही आवेश रहेंगे जब वो स्पीड में चलेगा तब भी, और जब वो धीरे धीरे चलेगा तब भी, और जब वो स्थिर अवस्था में होगा तब भी, ठीक है। तो यहाँ से कुछ नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं जो आपको आ जाएंगे। सबसे जो न्यूमेरिकल है वो इस पे आएंगे। इस पे आपको ये पहचानना है कि अगले ने पूछा क्या है, आवेशों की संख्या कितनी होगी, जैसे इसके ऊपर कौन कौन से पर्सन बन सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने करवाया था, 250 ग्राम जल में आवेश, 250 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉन हो या फिर प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। 2-3 एग्जाम्पल इसमें करवाए थे। और इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि चालन में हम समान प्रकृति का आवेश करते हैं उत्पन्न, और प्रेरण द्वारा विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हमने पढ़ा कूलाम का नियम। भाई एक आवेश के बारे में आपने बात कर ली। अब कूलाम नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा कि जब दो आवेशों को एक साथ किसी निश्चित दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण, बोला आप यहाँ बोल रहे थे कि समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत प्रकृति के आकर्षित करेंगे। तो जब दो आवेशों को, एक Q1 ले लिया और एक ले लिया हमने Q2, पास पास रखेंगे किसी निश्चित दूरी पर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा वो कूलाम ने एक सूत्र दिया था उसका। ये सूत्र क्या था, F इक्वल टू 1/4 अब K से स्टार्ट करें, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K क्या है, समानुपाती नियतांक, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लिखते हैं 9 × 10⁹ इसके ऊपर कैसे सवाल आएंगे, इस समानुपाती नियतांक पर इसकी विमा कितनी होगी। एक बार पूछा गया है कि जो समानुपाती नियतांक है कूलाम नियम में, ठीक है, उसकी विमा कितनी होगी। तो विमा या मात्रक हम निकाल सकते हैं यहाँ से, K इक्वल टू लिख दो, K इक्वल टू कितना आ जाएगा FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इससे हम विमा भी निकाल लेंगे। और एप्सिलॉन नोट क्या है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये भी एक सवाल पूछा गया। ये एप्सिलॉन नोट क्या है, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है निर्वात की विद्युतशीलता की, 8.85 × 10⁻12, और इसकी भी विमा पूछ सकते हैं या इसका मात्रक पूछ सकते हैं। तो इसका मात्रक देखो, जो K का मात्रक है जस्ट इसका अपोजिट होगा, यानी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बारे में हमने और क्या पढ़ा, ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का मतलब F प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर है, इसे हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम, ठीक है। और ये ज़्यादा दूरियों के लिए ज़्यादा दूरियों के लिए नहीं होता। और क्या था इसका, फिर हमने क्या पढ़ा, इसका सदिश निरूपण, यानी सदिश रूप में इसकी डायरेक्शन। भाई बल तो एक सदिश राशि है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों बिंदुओं को या दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, इसी रेखा के अनुदिश। अगर ये इसे प्रतिकर्षित कर रहा है तो इधर जाएगा, आकर्षित कर रहा है तो इधर, इसी रेखा के अनुदिश होगी, ठीक है। फिर हमने सदिश रूप में कूलाम नियम निकाला था।
सदिश रूप में लिखें कूलाम नियम को कैसे लिखेंगे, F सदिश इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर न लिख के इसको क्या लिखें, R सदिश का मापांक का स्क्वायर और डायरेक्शन R कैप। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि जब दो आवेशों की, तो आपने बात कर ली, दो आवेशों के बीच में इस टाइप से बल लगता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर किसी निकाय में बहुत सारे आवेश रखे हों और उनके बीच में एक ऐसा आवेश रख दे छोटा सा, जिसे हमने क्या नाम दिया था, परीक्षण आवेश। ठीक है। उसके ऊपर टोटल बल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये भी हमने पढ़ा था। और यहाँ से नाम आया था अध्यारोपण का सिद्धांत, जो आपने 11वीं क्लास में ही पढ़ रखा है। ठीक है। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं Q1 से लेके Qn तक, और उसके बीच में आपने एक छोटा सा चार्ज रख दिया Q0। ठीक है। अब इस चार्ज पर बाकी आवेश भी बल लगाएंगे तो टोटल बल कितना होगा, बाकी आवेशों के कारण लगने वाले सभी बलों का सदिश योग। ठीक है। यानी इसके कारण लगने वाला बल, तो F टोटल कितना हो जाएगा, F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस F3 डॉट डॉट प्लस Fn सदिश। ठीक है। अब इससे एक सवाल देखो कैसे आ सकते हैं, ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सदिश निरूपण, आप सदिश निरूपण किसी चीज़ का कैसे करते हैं, जैसे हमने बिना सदिश के लिया था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सदिश रूप में कोई दो आवेश मानेंगे, दो आवेश मान ली ब्रह्मांड में कहीं दो आवेश स्थित हैं, तो उसको एक निर्देश तंत्र से दिखाएंगे, ये Q1 है और ये Q2 है, तो इनकी पोजीशन लेंगे, इसका स्थिति सदिश ये है, ये दोनों के बीच की दूरी लेनी है। ठीक है। अच्छा, सदिश निरूपण किया था तब हमने एक बात और देखी थी जो आपके छोटे प्रश्न में आ सकती है, कि कूलाम नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम की पालना होती है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना मतलब Q1 जितना इसके ऊपर बल लगाएगा Q2 भी उसी परिमाण का, लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाएगा। ठीक है। फिर हमने ये बहुल आवेशों के बीच बल, यानी बहुत सारे आवेशों तो बल निकाला कि टोटल बल होगा सभी आवेशों के सभी आवेशों के कारण अलग अलग बलों का सदिश योग। सदिश योग इसलिए क्योंकि बल कैसी राशि है, सदिश राशि। अब यहाँ से किस टाइप के प्रश्न आएंगे, रटने की तो ज़रूरत है नहीं, अध्यारोपण का सिद्धांत सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के लिए चाहिए। ठीक है। और आपको ये पता है कि बहुल आवेशों के बीच बता दिया अगले ने। यहाँ से आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है। न्यूमेरिकल्स कैसे, जैसे 2 3 4 न्यूमेरिकल तो मेरे करवाए हुए भी हैं क्लास में, आप देख लेना। जैसे कोई दे दिया दो आवेश, किसी त्रिभुज के दो कोनों पर दो आवेश रखे हुए हैं Q। ठीक है। और तीसरे शीर्ष पर कोई परीक्षण आवेश रख दिया, तो इन दोनों आवेशों के कारण आपको बल निकालना है। ठीक है। तो वो बताया था डायरेक्शन से किस प्रकार बल निकालेंगे, एक की इधर आएगी एक की इधर आएगी, डायरेक्शन से ही आधा सवाल हल हो जाता है। ठीक है। और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एक वर्ग के 4 कोनों पर आवेश रखे हुए हैं Q Q Q Q। ठीक है। वर्ग के केंद्र पर कोई परीक्षण आवेश रख दिया जाए, तो इन चारों कोनों पर रखे हुए आवेशों के कारण इस पर टोटल बल कितना होगा। तो आ गया ना बहुल आवेशों के बीच बल का कोई एग्जाम्पल। ठीक है। ये भी रटने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है। आपको चाहिए कूलाम नियम। हाँ, कूलाम नियम से सवाल आ सकता है कि कूलाम नियम क्या होता है, तो कूलाम नियम क्या होता है वो आप बता सकते हो। एक डायग्राम बना देना सुंदर सा, ये Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच की दूरी R है। ठीक है। तो कूलाम ने ये बताया था कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के। जब समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, समानुपाती नियतांक। ठीक है। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अब कूलाम नियम में एक और प्रश्न बन सकता है, करवाया भी था, कि किसी माध्यम में अगर यही काम हम किसी माध्यम में करते, अच्छा एक टॉपिक और था बीच में, पैरावैद्युतांक, एक टॉपिक और है, हमने पढ़ा था पैरावैद्युतांक। इससे भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है। हमने पढ़ा जब Q1 और Q2 दो आवेश लिए थे, निर्वात में इनका बल था मान लो F0,
एफ नॉट मान लिया निर्वात में, या एफ मान लो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये निर्वात की विद्युतशीलता। अगर यही काम हम किसी माध्यम में करें, ठीक है, FM, तो यहाँ क्या आ जाएगी माध्यम की विद्युतशीलता 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो प्रश्न ऐसे आ सकता है कि यदि कूलाम नियम या किसी माध्यम में अगर कूलाम नियम निकालें, दोनों आवेश हैं और दोनों के बीच की दूरी सेम है, तो माध्यम में बल का मान निर्वात के सापेक्ष कितना गुना कम या ज़्यादा होगा या कितना होगा, ठीक है। तो हम देखें दोनों का भाग दे दो, FM अपॉन F, ये कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है, यहाँ से एप्सिलॉन आर को हम कहते हैं पैरावैद्युतांक या निरपेक्ष विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता। विद्युतशीलता जब हम पढ़ा रहे थे परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी हमने इंग्लिश में ही पढ़ाई थी, आपको इसका नाम भी इंग्लिश में ही बोला था कि अपने क्षेत्र के लोगों को अलाउ करता है कि जाओ, और इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा था पहले, अब अपने क्षेत्र में आया है ये, यानी किसी माध्यम में आया है, तो माध्यम के कणों को ये अलाउ करता है कि जाओ इनका बल कमज़ोर करो, ठीक है, इनके बीच में जो बल लग रहा है उसको कैसे हम कमज़ोर करें, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहाँ से थी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये तो जैसे इसका व्युत्क्रम, इसको हम क्या लिख देंगे 1/एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से FM की वैल्यू कितनी आ गई, F अपॉन एप्सिलॉन आर। एक सवाल इसके ऊपर भी आ सकता है। सवाल क्या है, ध्यान से सुनना, कि यदि दो आवेशों के बीच निर्वात में बल लग रहा है F और उन्हीं दो आवेशों के मध्य पीतल की पट्टी रख दें, ठीक है, तब बल कितना लगेगा। तो एक सारणी दी हुई है आपकी किताब में कि एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो पीतल की पट्टी रखी हुई है दोनों आवेशों के बीच में, जैसे Q1 और Q2 था ये निर्वात में, और अब क्या कर दिया पीतल की पट्टी रख दी इन दोनों के बीच में। तब पूछा है कि दोनों आवेशों के बीच बल कितना होगा। तो पीतल क्या है, धातु, और धातु के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, अनंत, ठीक है। तो हम देखिए बल कितना लगेगा, F इक्वल टू FM इक्वल टू F अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। F था निर्वात में, F की वैल्यू निर्वात में F ही दे रखी, F अपॉन इनफाइनाइट, यानी कितना बल लगेगा 0, ठीक है। तो इस डेरिवेशन पे भी यानी इस सूत्र पे भी आप किसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। या पीतल की जगह कोई और दे दिया, कोई और माध्यम दे दिया, ठीक है। तो अलग अलग माध्यम के लिए उसमें पैरावैद्युतांक की वैल्यू दे रखी। या एक बार प्रश्न पूछा हुआ है पैरावैद्युतांक पर, ठीक है, किसी सुचालक माध्यम के लिए पैरावैद्युतांक की वैल्यू क्या होगी। कोई सुचालक माध्यम है, सुचालक माध्यम के लिए, यानी धातु क्या थी, कोई चालक ही था, चालक या चालक, ठीक है। तो उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, अनंत, ठीक है। तो यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र के बारे में। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि चार्ज, एक अकेले चार्ज के बारे में बात कर ली, दो चार्ज पास पास रखे हैं उसके बारे में बात कर ली। तो यहाँ से हमने देखा था ना, दो चार्ज जब पास पास रखे हो तो एक दूसरे को धक्का मुक्की होती है दोनों के बीच में, यानी एक दूसरे को बल लगाते हैं, चाहे तो आकर्षण का चाहे प्रतिकर्षण का, ठीक है। तो फिर हमने देखा वो है आकर्षण प्रतिकर्षण, यानी एक दूसरे को बल क्यों लगाते हैं। तो इस सवाल का जवाब हमें मिला था विद्युत क्षेत्र में जब हम पढ़ रहे थे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश घुसने की कोशिश करे तो वो अपने एरिया में घुसने के से उससे या तो रोकता है या उसे अपने पास बुला लेता है, ठीक है। यानी इसको हम सीधी एक डेफिनेशन के रूप में देखें तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे, यानी असहज महसूस करे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के बारे में फिर हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग सकता है, कितना स्ट्रॉन्ग लग सकता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने देखा F अपॉन क्यू नॉट, किसी एकांक आवेश पर किसी विद्युत क्षेत्र में लगने वाला
आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये भी एक सदिश राशि है, एफ पे डिपेंड कर रही है, तो ई भी क्या होगी? एक सदिश राशि। फिर हमने क्या पढ़ा था? बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। फिर यहाँ हमने देखा एक प्लस, मान लो धनात्मक आवेश है, कोई पॉइंट चार्ज है, बहुत ही छोटा, ठीक है। बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा आवेश। कोई पॉइंट चार्ज है और इससे r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश आपको यहाँ रखना है, तो यहाँ रखने के लिए इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि इसके चारों ओर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है। एक अकेले आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी हमने कितनी निकाली थी? E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मान लो क्यू इसका आवेश है, बिंदु आवेश है, ठीक है। तो ये इसमें कौन सा आवेश आया है? जिसके कारण हम तीव्रता निकाल रहे हैं वो आवेश, और ये भी किसके समानुपाती है? 1/r² के, ठीक है। यहाँ से क्या सवाल बन सकते हैं? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पूछ सकता है, या इसका मात्रक कौन सा होगा? न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। या Q की वैल्यू दे देंगे, R की वैल्यू दे दी जाएगी, और इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई एक बिंदु आवेश है 2 कूलम का, मान लो कोई बिंदु आवेश है, उससे 15 सेमी दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बस Q की वैल्यू रखनी है, R की वैल्यू रखनी है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा बहु आवेशों के कारण तीव्रता। भाई एक तो अभी तो एक ही आवेश के कारण तीव्रता निकाली है, अब एक से ज़्यादा हो तो उनके कारण तीव्रता निकालनी हो, तो जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, ये दोनों टॉपिक सेम है, ठीक है। कि बहुत सारे निकाय में आवेश है Q1 से लेके Qn तक, और कोई परीक्षण आवेश इनके बीच में रख दिया, तो सब आवेश मिलके क्या करेंगे? इसके ऊपर बल लगाएंगे, ठीक है। और सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, और टोटल कितनी हो जाएगी? इन सभी का सदिश योग, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा कि ये पूरा सोल्व करके बताओ कैसे होता है, इस पे आपको सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर सवाल करवाए भी थे, जैसे हमने इनके ऊपर सवाल किए थे, वैसे ही इसके सवाल पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल पूछ सकता है 2 नंबर का या 1 नंबर का, ठीक है। फिर हमने पढ़ा, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा था, विद्युत बल रेखाओं के गुण। इसमें 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। एक तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, या विद्युत बल रेखाओं के कोई 2 गुण या कोई 3 गुण लिखिए, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। विद्युत बल रेखाएं पहले तो होती क्या हैं? किसी तो कोई धनात्मक आवेश है, उसका धनात्मक आवेश का बिंदु पथ ही क्या कहलाता है? विद्युत बल रेखाएं। उनके गुण हमने पढ़ा था कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ये कभी भी बंद वक्र का निर्माण नहीं करती, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा? क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर, एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है, इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? यहाँ तक हमने पढ़ लिया था भाई, एक आवेश हो, उसके कारण किसी परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब हमने पढ़ा 2 आवेश, लेकिन 2 आवेश कैसे? विपरीत प्रकृति के। तो विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था हमने। विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है कि कोई 2 आवेश हैं, एक तो प्लस क्यू आवेश मान लिया, माइनस क्यू, और एक है प्लस क्यू आवेश, यानी समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के 2 आवेशों को कुछ अल्प दूरी पर रख दिया। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P बराबर 2AQ, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण गुणा दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? द्विध्रुव आघूर्ण। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। फिर हमने निकाला इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस पे बड़ा प्रश्न आ सकता है
कि द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। एक तो एक्स पर, अब एक्स क्या होता है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। पूरा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कौन से टॉपिक में से किस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। डिस्क्राइब मैंने क्लास में कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मूल बिंदु मान लिया, मूल बिंदु से ए दूरी पर इधर, ए दूरी पर मान लिया इस साइड, ठीक है। अब ये तो होगी इसकी अक्ष और ये मान ली हमने इसकी निरक्ष। एक्स पर कोई बिंदु P स्थित है, वहाँ इसकी तीव्रता कितनी आई थी, ई एक्स इक्वल टू 2kp/r³। और निरक्ष पर जब हमने निकाली ई निरक्ष पर, वहाँ आई थी -kp/r³। यही आई थी 2kp/r³ और निरक्ष पे आई थी -kp/r³, ठीक है। एक्स पर डायरेक्शन देखें तो पी कैप की डायरेक्शन में ही ई की डायरेक्शन आई थी। पी कैप मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, माइनस से प्लस की ओर, ये हो गई पी कैप की डायरेक्शन, ठीक है। फिर हमने निकाली थी ई निरक्ष पर, निरक्ष पर डायरेक्शन कैसे आई थी, पी कैप की डायरेक्शन के विपरीत, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक छोटा प्रश्न बन रहा है, छोटा क्या बड़ा प्रश्न देखो पहले। बड़े प्रश्न तो डायरेक्ट बन रहे हैं कि द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, या इस पर पूरा डेरिवेशन पूछेंगे। अगर ये प्रश्न आएंगे कि एक्स पर तीव्रता निकालिए, निरक्ष पर तीव्रता निकालिए, तो पूरा डेरिवेशन आपको याद करना है इसमें, ठीक है। किस टाइप से किस प्रकार हमने ये निकाला था, ठीक है। इन दोनों को पूरा डेरिवेशन पूछ सकता है। एक सवाल इस पे मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि द्विध्रुव के कारण, ठीक है, द्विध्रुव के कारण उन दोनों के किसी, ये मान लो द्विध्रुव है और ये प्लस क्यू इधर, ठीक है। द्विध्रुव के कारण किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है। ऑप्शन है आपके F समानुपाती 1/r² या F समानुपाती r0, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन है F समानुपाती 1/r³ और चौथा ऑप्शन है F समानुपाती r। प्रश्न क्या है, दोबारा सुन लो कि किसी द्विध्रुव के कारण किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, इनमें से कौन सा सही है, वो बल किसके समानुपाती होगा, 1/r² के या r की घात 0, इसका मतलब दूरी पर निर्भर ही नहीं करता, या तीसरा 1/r³ की और चौथा 1 समानुपाती r। तो द्विध्रुव के कारण तीव्रता मैंने बताई थी बार बार कि एक आवेश की बात हो, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, तो वो तो होती है 1/r² के, और जब दो आवेश हों द्विध्रुव तो उसके कारण तीव्रता कैसी हो जाएगी, 1/r³ के समानुपाती। आप तीव्रता बल किसके साथ है, E, यानी यहाँ से लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F इक्वल टू तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बल कितना लगेगा, Q0E। तो E अगर 1/r³ के समानुपाती है तो बल भी किसके समानुपाती होगा, 1/r³ के, ठीक है। और इस पे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, डेफिनेशन पूछ लेंगे या फिर मात्रक पूछ लेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, ठीक है। या इसके ऊपर सवाल पूछ लेंगे कि एक द्विध्रुव है समान प्रकृति के, Q की वैल्यू दे दी, Q की वैल्यू दे दी आपको, जैसे 2 माइक्रोकुलाम आवेश के समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश इस प्रकार रखे हुए हैं, दोनों के बीच की दूरी दे दी 10 सेंटीमीटर, तो इन दोनों के बीच में द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। यानी डायरेक्ट सवाल आ सकता है किसके ऊपर, P इक्वल टू 2AQ पर। तो आप गलती कहाँ करोगे, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये जो 2A दूरी है ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। ऐसे मत कर देना कि A को समझ लो आप 10 सेंटीमीटर, तो 2 से इसको गुणा कर दो, तो टोटल दूरी दे रखी हो तो वो 2A की दूरी दे रखी है। अगर मध्य बिंदु से दूरी दे रखी है, केंद्र से, मान लो ऐसे दे रखा हो, उनके केंद्र से एक आवेश की दूरी है 5 सेंटीमीटर, तब आप 2A लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें से तो बड़ा प्रश्न
सॉरी छोटे छोटे पर्सन बनेंगे या न्यूमेरिकल, और ये आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको पता लग गया होगा कि इन टॉपिक्स में हम किस प्रकार से पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कुछ टॉपिक रटने वाले होते हैं या कुछ टॉपिक सभी को ही पढ़ना ज़रूरी नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो आपके सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए होते हैं, और उन इंट्रोडक्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। उनमें छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं या FIB वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर हमने पढ़ा विद्युत फ्लक्स के बारे में, ठीक है। विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी हमने, विद्युत फ्लक्स होता क्या है। विद्युत फ्लक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि किसी तल के समांतर विद्युत क्षेत्र में रखे किसी वस्तु के तल के समांतर तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स, जिसे हमने पढ़ा था फाई इक्वल टू EDS cos थीटा। कब? जब E और DS के बीच में कोण कितना हो, थीटा। अब मैंने ये भी बताया था कि DS क्या होता है, यानी क्षेत्रफल सदिश, और क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के लंबवत लिया जाता है, ठीक है। कोई भी बंद पृष्ठ हो या कोई 1D में हो, 2D में हो, 3D में हो, जब आप ये विद्युत फ्लक्स वाली क्लास पढ़ोगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब E और मान लो E इस तरफ है और यहाँ कोई एक क्षेत्र वस्तु रखी हुई है, मान लो कोई भी पृष्ठ रखा हुआ है, ठीक है। उसका क्षेत्रफल सदिश किस तरफ होगा, तल के लंबवत बाहर की ओर। और जब E और DS के बीच में कोण थीटा दे रखा हो, तब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लगेगा, फाई इक्वल टू EDS cos थीटा, ठीक है। अब थीटा पे डिपेंड करेगा, यानी थीटा अगर 0 हो, यानी दोनों एक दूसरे के समांतर हों, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। जब दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी तो मैक्सिमम बल रेखाएं गुजरेंगी, ठीक है। और जब इनके बीच में कोण 90 डिग्री हो, ठीक है, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, 0। फ्लक्स यानी उससे या तो कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी, और फ्लक्स 0 होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उससे या तो बल रेखा ही नहीं गुजरेंगी। हो सकता है उसमें जितनी बल रेखाएं उसमें एंटर कर रही हैं उतनी बल रेखाएं उससे बाहर जा रही हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा, अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात करें तो हमने एक ये पढ़ा था फाई इक्वल टू समाकलन E.ds। बंद पृष्ठ की बात की जाए तो बंद पृष्ठ के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा चिन्ह, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं बल रेखाओं की संख्या, यानी कुल विद्युत फ्लक्स। अब गाउस ने उसके डेरिवेशन थोड़ा कम कर दिया, यानी उससे जो फ्लक्स निकालना है उसको थोड़ा आसान कर दिया। गाउस ने बताया कि अगर आप कुल विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हो तो कुल विद्युत फ्लक्स की वैल्यू होती है सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ कुल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था सतत आवेश वितरण के बारे में, यानी किसी वस्तु को चार्ज आप दे रहे हो तो बहुत सारा चार्ज देना है तो किस प्रकार से दे सकते हो। अगर लंबाई के अनुदिश दे रहे हो तो वो रेखीय आवेश वितरण होगा, और अगर किसी क्षेत्रफल के अनुदिश दे रहे हो तो वो पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन के अनुदिश दे रहे हो तो आयतन आवेश वितरण। इसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, आवेश घनत्व। रेखीय को हमने नाम दिया था लैम्डा Q अपॉन L। एकांक लंबाई के अनुदिश आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण को आपने नाम दिया था सिग्मा Q अपॉन A, या एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठ आवेश घनत्व। ऐसे हमने आयतन आवेश घनत्व पढ़ा था जिसे आपने रो नाम दिया था Q अपॉन V। अब इन सभी 3 प्रकार के आवेश वितरण के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ी थी, ठीक है। फिर गाउस का नियम पढ़ लिया हमने। अब उसके कुछ अनुप्रयोग पढ़े थे, जो 3 अनुप्रयोग हैं इम्पोर्टेंट। यहाँ से आपका बड़ा प्रश्न बन सकता है। तो बड़े प्रश्न मैंने बताए थे कौन कौन से टॉपिक में से, एक तो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले टॉपिक में से, ठीक है, और एक इन टॉपिक्स में से। गाउस के नियम का उपयोग करते हुए मैंने बताया था ना, अगर ऐसे फ्लक्स निकालोगे तो वो तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, तो गाउस ने विद्युत फ्लक्स निकालना आसान कर दिया था। बस टोटल ऐसे देखो कि बंद पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश कितना है और बस उसमें एप्सिलॉन नॉट का भाग दे दो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण। अब इन तीनों में ही 3 चीज़ें कॉमन, एक चीज़ कॉमन थी, स्टेप कैसे करेंगे, यानी कैसे निकालना है। जब हमने अनंत रेखीय आवेशित तार की बात की कुछ इस प्रकार, और उसे R दूरी पर कोई बिंदु था,
जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। सबसे पहला काम, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। एक गाउसियन पृष्ठ बनाया हमने बेलनाकार और उसमें लिया कुल आवेश। अब कुल आवेश इतना सारा आवेश है, कितना गिने, ठीक है, वो भी अनंत रेखीय तार है। तो इससे हम क्या करेंगे, टोटल आवेश घनत्व निकाल लें, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ठीक है, इस आवेश घनत्व से हम आसानी से टोटल आवेश निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगाई और फिर इसको बराबर रख दिया दोनों को, यानी एक ही फॉर्मूला लगेगा, ई डॉट डी एस इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये गाउसियन पृष्ठ आपको इस प्रकार से लेना है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत रहे। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेंगे। फिर इसके बेलन के आपको पता है 3 पृष्ठ ऐसे होते हैं जहाँ क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, अलग। इसके डी एस इधर, ई इधर, तो दोनों के बीच में कौन कितना, 0। यहाँ देखें तो ई की वैल्यू इधर और डी इधर, सॉरी डायरेक्शन, यहाँ देखें तो ई की डायरेक्शन इधर और डी एस की डायरेक्शन इस तरफ। तो टोटल विद्युत फ्लक्स कहाँ से गुजरेगा, केवल इसके वक्रीय भाग से। ठीक है, अब ई की डायरेक्शन भी हमने निकाली थी, पहले तो डायरेक्शन निकालेंगे। इसकी डायरेक्शन के लिए क्या निकालेंगे कि एक सेम इसी प्रकार, ठीक है, बिंदु P और यहाँ से एक अल्पांश ले लिया, एक अल्पांश हमने यहाँ ले लिया सममिति से, दोनों तरफ हमने देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन अलग है, उसको हमने घटकों में वियोजित किया। ठीक है, फिर हमने उसकी डायरेक्शन निकाली क्योंकि अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, उस तार से दूर बाहर की ओर। ठीक है, इसी प्रकार हमने आवेशित परत ली थी, एक परत ली हमने, चालक परत। ठीक है, उसको आवेश दे दिया, जैसे एक बोर्ड माने। ठीक है, उसको हमने चार्ज दिया, तो एक पृष्ठ के अनुदिश चार्ज दे रहे, तो यहाँ कौन सा आवेश घनत्व आएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण चालक की उसकी परत की तीव्रता निकाली। फिर हमने गोलीय कोष के कारण निकाली थी। गोलीय कोष भी हमने उसमें डिफाइन कर दिया था कि आप गोलीय कोष को किस तरीके से, गोला था उसको 2 टाइप से माना था, एक तो खोखला या फिर एक सॉलिड। खोखला गोला भी 2 टाइप का था, चालक और अचालक, दोनों एक ही बात थी। और जो सॉलिड था वो भी 2 टाइप का, चालक और अचालक। ये सारे हमने उस क्लास में पूरे अच्छे से डिफाइन कर रखा है। तो इस पे देखो बड़े प्रश्न कैसे बन सकते हैं। बड़े प्रश्न तो इन तीनों में से बनेंगे। ठीक है, बड़े प्रश्न का मतलब 2 नंबर के, 3 नंबर के। ठीक है, इसमें आपको क्या पूछ सकता है, डायरेक्ट जो ये टॉपिक है, डायरेक्ट टॉपिक पूछ सकते हैं कि अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। ठीक है, गोलीय कोष के कारण हमने कुछ कोई चालक गोला है उसके कारण तीव्रता बताइए। सतत आवेश वितरण को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, यानी कौन सा टॉपिक आपको नहीं रटना, वो ये टॉपिक है। ठीक है, देखिए आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, परिभाषा क्या होती है, परिभाषा से आप फॉर्मूला बना सकते हो, इनका मात्रक क्या होता है। ठीक है, अब मात्रक परिभाषा आपको पता लग जाएगी तो मात्रक भी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, गाउस के नियम के ऊपर सवाल आ सकते हैं, या तो डायरेक्ट गाउस का नियम पूछ ले, 1 नंबर का प्रश्न, गाउस का नियम किसके लिए, या गाउस नियम कौन से पृष्ठ के लिए वैध है, उसके गाउस नियम की जो लिमिटेशन है, सीमाएं, वो पूछ सकते हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स के बारे में न्यूमेरिकल आ सकते हैं। न्यूमेरिकल कैसे कि ई और डी एस के बीच में कोई कोण दे दिया या कोई कोण दे दिया, जैसे हमने इसके ऊपर सवाल भी करवाए हैं। ठीक है, तो उन सवालों में आपको ये पहचानना है कि जो आपको एंगल दे रखा है वो तल के साथ दे रखा है विद्युत क्षेत्र का, या तल के लंबवत दे रखा है, यानी क्षेत्रफल सदिश के साथ दे रखा है, या तीव्रता के साथ उसके तल के साथ दे रखा है। ठीक है, तो हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, बल आघूर्ण। ठीक है, उसमें से सवाल आ सकते हैं छोटे छोटे। एक हमने पढ़ा था, किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को आपने रख दिया कुछ इस प्रकार, ये -q है और ये +q। एक समान विद्युत क्षेत्र में बल और बल आघूर्ण, टॉपिक का नाम क्या था, एक समान विद्युत क्षेत्र में बल एवं बल आघूर्ण, यानी कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है उसमें आपने एक द्विध्रुव रख दिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे।
ठीक है। अब ये तो पता ही है बल कितना लगेगा, बल आघूर्ण कितना होगा। बल आघूर्ण होता है टो इक्वल टू पी क्रॉस ई, ठीक है, ये निकाला था हमने। इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसको पूरा करें, पी ई साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण और ई के बीच में कोण, द्विध्रुव आघूर्ण की माइनस से प्लस पी इधर। सवाल मैं पूछती हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है, कैसे भी कंडीशन में रखा हुआ है द्विध्रुव, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि द्विध्रुव की स्थानांतरित त्वरित गति नहीं होती, ठीक है। प्रश्न दोबारा सुन लो कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब द्विध्रुव रखा जाता है, एक समान, ये सेम द्विध्रुव को इस प्रकार रखा जाता है, तो द्विध्रुव की सिद्ध कीजिए स्थानांतरित गति नहीं होती। स्थानांतरित गति का मतलब वो चल के ऐसे इधर ऐसे ऐसे नहीं जाता आगे पीछे, ठीक है। तो क्यों नहीं जाता, इसका कारण सुन लो। F इक्वल टू माइनस क्यू ई इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण F इक्वल टू प्लस क्यू ई इधर लगेगा, ठीक है। टोटल बल कितना हो गया, कुल बल कितना हो गया इसका, F कुल बल प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई कितना हुआ, 0। तो कुल बल ही जब 0 हो गया तो वस्तु की कोई स्थानांतरित त्वरित गति नहीं होगी, नहीं। तो इस पर किस टाइप का बल लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा, जो क्या करेगा, इसको किसी एक्स के चारों ओर घूर्णन करवाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसे इसका द्विध्रुव आघूर्ण अपनी दिशा में करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी, स्थायी साम्य अवस्था, अस्थायी साम्य अवस्था, ठीक है, और एक जब थीटा इक्वल टू था 90 डिग्री, यानी पी ई साइन थीटा। थीटा की 3 कंडीशन पड़ी थी, थीटा इक्वल टू 0 होता है तब उसे हम कहते हैं स्थायी साम्य अवस्था। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री का मतलब कुछ इस प्रकार, तब इसमें सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा बल आघूर्ण लगेगा, ठीक है, तो मैक्सिमम होगा। और थीटा इक्वल टू पढ़े 180 डिग्री पर, तो वो होती है अस्थायी साम्य अवस्था। जब आप ये क्लास देखोगे इस टॉपिक की तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि स्थायी साम्य अवस्था कौन सी होती है और अस्थायी साम्य अवस्था हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। ये था आपका चैप्टर फर्स्ट। इसमें कौन कौन से पर्सन कैसे बन सकते हैं, छोटे पर्सन कौन से टॉपिक से, बड़े पर्सन कौन से टॉपिक से बन, ये बड़ा पर्सन ही है एक, बल और बल आघूर्ण निकालिए, 2 नंबर का पर्सन आ सकता है इससे। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने बता दिए, एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण बड़े क्वेश्चनों में, और एक जो हमने पढ़ा था गाउस के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता लग गया कि कौन से टॉपिक आपको ध्यान दे के पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक आपको केवल इंट्रोडक्शन चाहिए उसका, ठीक है। तो आपको ये समरी थी मेरी 1 शॉट वीडियो की, आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।